मेरा नाम पतरस है और ये कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी गए वक्तों में मेरे फादर मुझे सुनाया करते थे। हम लोग शुरू से ही नौकरी के बजाय अपने कारोबार को फौकियत दिया करते थे, तो मेरे फादर ने भी बजाय इसके कि वो नौकरी करते, एक ट्रांसपोर्टर के तौर पे अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया था। और ये जो बात है ये अब से बहुत साल पुरानी बात है, यानी कि 1985 चल रहा था। और शुरू में उन्होंने एक छोटा सा, आप कह सकते हैं कि ऑटो टाइप की गाड़ी ली थी। लेकिन जैसे जैसे हालात बेहतर होते चले गए तो मेरे फादर ने कुछ सेविंग वगैरह की और 3 साल के बाद यानी कि 1988-89 में एक ट्रक ले लिया। अब ये जो ट्रक था, इस ट्रक के ज़रिए हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह न सिर्फ पहुंचाया करते थे, बल्कि अगर आपको अपने किसी भी काम के लिए ट्रक की बुकिंग करवानी है, जैसे कि आमतौर पे उस दौर में भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह ट्रक के ज़रिए की जाती थी। खैर किस्सा मुख्तसर, एक दफ़ा एक कंसाइनमेंट था जो मेरे फादर को वेस्ट बंगाल में छोड़ना था और छोड़ने के बाद वहाँ से खाली वापस आना था। फादर बताया करते थे कि रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था और मैं वेस्ट बंगाल के ही एक हाईवे पे, या आप कह सकते हैं कि एक बड़े रोड पे मौजूद था। इत्तफाक से उस वक्त मेरे साथ कोई भी मौजूद नहीं था और मैं अपने तौर पे ट्रक को तेज़ी से भगाता हुआ गुजरता चला जा रहा था। ये जो रोड था ये दूर दराज तक ना यहाँ पे आबादी मौजूद थी, ना ही यहाँ पे लाइट्स वगैरह का इंतज़ाम मौजूद था। गर्ज के मेरे दोनों अतराफ में या मेरे दोनों तरफ बहुत ही बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे और आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा जंगल नुमा एरिया था मैं जहाँ से गुजर रहा था। खैर इसी रोड पे चलते चलते मुझे ऐसा लगा कि इस रोड पे जहाँ पे मेरे ट्रक की लाइट पड़ रही है तो शायद दूर कहीं जाके बहुत सारे लोग हैं जो रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। खैर आहिस्ता आहिस्ता जब मेरा ट्रक मज़ीद आगे बढ़ता चला गया तो वाकई में मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी औरतें थीं, तकरीबन 7 या 8 औरतें थीं और इन लोगों ने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नफीस लिबास ज़ेब तन किए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि सारी की सारी जितनी भी औरतें हैं वो बहुत ज़्यादा तैयार हुई हुई हैं। बात तैयारी की भी थी, इसके साथ साथ ये जितनी भी औरतें थीं बज़ाहिर देखने से बड़ी ही खूबसूरत और बहुत ही पुरकशिश लग रही थीं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी रात में इस वीराने में, इस सुनसान सड़क पे, जहाँ पे कि दूर दूर तक ना ही आबादी का नामो निशान मौजूद है, ना ही यहाँ पे कुछ लोग रहा करते हैं और इत्तफाक से इस पूरे रोड पे उस दौर में किसी भी किस्म की लाइट्स वगैरह का भी इंतज़ाम नहीं था। इन खूबसूरत औरतों का इतनी रात में सड़क के ऊपर बैठे होना और मेरे हॉर्न बजाने के बावजूद भी अपनी जगह से ना हिलना, ये कुछ अजीब लग रहा था। खैर आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे ही मेरा ट्रक उनके बिल्कुल सामने पहुंचा तो मैंने वहां पे खड़े होके मुतअद्दिद बार हॉर्न के ज़रिए उनको हटाने की कोशिश की, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे उनके जो कान हैं उन पे जू भी नहीं रेंग रही है। मैंने एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा और फिर तीसरी दफ़ा जब हॉर्न बजाया और उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो अब मुझे गुस्सा आने लगा और मैंने सोचा कि नीचे उतरता हूँ, उतर के इनको अपने तौर पे साइड पे करने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले कि मैं नीचे उतरने से पहले जब मैंने फाइनली उनको आवाज़ देके हटने का कहा तो इसी दौरानिए में जब मेरी नज़र उनमें से एक औरत के पाँव के ऊपर पड़ी तो मैंने देखा कि उस औरत के न सिर्फ पाँव उल्टे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों पे या उसके पाँव पे मुतअद्दिद बाल मौजूद हैं। कुछ अजीब से खौफनाक से उसके पैर थे। किसी भी तरह मैं समझने से कासिर था कि जितनी खूबसूरत या जितनी हसीन ये औरतें हैं उतने ही बदसूरत इनके पाँव कैसे हो सकते हैं। खैर मैंने गए वक्तों में अपने बुज़ुर्गों से, अपने आबाओ अजदाद से सुन रखा था कि अगर आपको रास्ते में, ख़ास तौर पे वीराने में, कोई इस तरह की औरत
ये औरतें नज़र आया करती हैं जिनके पांव उल्टे हों, तो आप यकीन कर लीजिए कि आपका सामना किसी चुड़ैल से या फिर पिच्छल पैरी से हो चुका है। अब मुझे यकीन हो चला था कि मेरा यहाँ से बचना या यहाँ से बच के निकलना बहुत ही मुश्किल है। खैर, अपने तौर पे बजाय इसके मैं ट्रक से नीचे उतरता, मैंने ट्रक को बहुत ही स्पीड के साथ एकदम से न सिर्फ दौड़ाना शुरू किया, बल्कि मैं इरादा कर चुका था कि अगर ये चुड़ैल नहीं भी हो तो इनके ऊपर से ट्रक को चलाता हुआ निकलता चला जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मेरा ट्रक जब उन औरतों के सामने पहुंचा या उनके ऊपर से गुजरा, तो ऐसा लग रहा था जैसे जो मेरा ट्रक है वो उनके जिस्मों के आर पार हो चुका है। वो अपनी जगह वैसे ही बैठी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे उनको पता ही नहीं चला कि उनके ऊपर से या उनके सामने से ट्रक चलता हुआ गुजर चुका है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद जब मैंने बैक व्यू मिरर से पीछे की तरफ देखा, तो आप यकीन करें कि वहाँ पे अब ना ही कोई औरत मौजूद थी और ना ही किसी औरत का नामो निशान मौजूद था। ये जो मेरा सफ़र था, इस सफ़र से जब तक कि मैं गांव पहुंचा, इस दौरानिए में ही मुझे ना सिर्फ शदीद बुखार हो चुका था, बल्कि 15 से 20 दिन तक मैं शदीद बीमार रहने के साथ साथ इस तरह का हो चुका था कि हर वक्त मुझे महसूस होता कि जैसे मेरे इर्द गिर्द या मेरे पलंग के करीब बहुत सारी औरतें हैं जो खड़ी हुई हैं और उन्होंने रंग बिरंगी वैसे ही लिबास पहन रखे हैं। मेरा नाम सायरा रिजवी है और जो वाकया मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, ये अब से तकरीबन 11 या 12 साल पहले हमारे साथ पेश आया था। हुआ कुछ इस तरह से था, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी, तो शादी होने के बाद मैं जाहिर सी बात है अपने शौहर के साथ या अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल में या अपने सेपरेट घर में मुकीम थी। जबकि जो मेरा मैका था वो कराची के अंदर एक जगह है नॉर्थ नाज़माबाद, वहाँ पे मौजूद था। अब 2013 चल रहा था और मेरी मदर की डेथ हो चुकी थी, तो मेरी मदर की जो डेथ हुई थी उसी वजह से मैं अपने मैके अपने बच्चों के हमरा रुकने गई हुई थी। और ये जो हमारा मैका था उसमें कुछ इस तरह से था, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पे मेरे पेरेंट्स रहा करते थे और मेरे पेरेंट्स के साथ साथ जो मेरा छोटा भाई है वो वहीं पे रहा करता था। जबकि जो उसके ऊपर वाला फ्लोर था, उस फ्लोर के ऊपर जो मेरा सबसे बड़ा भाई था वो अपने बीवी बच्चों के हमरा रहा करता था। खैर, उसी दौरानिए में जबकि मैं अपने मैके गई हुई थी, तो जो मेरी दूसरी बहन है, जो कि मेरी छोटी बहन है, वो भी अपने बच्चों के हमरा वहाँ पे रुकने के लिए पहुँच चुकी थी। जाहिर सी बात एक सोग का माहौल था और मेरी जो खाला थी वो भी वहाँ पे रुकने आई हुई थी, तो हम उस गम से ही निकलने की कोशिश कर रहे थे। अक्सर ऐसा होता था कि रात के औकात में जो ड्राइंग रूम था, हम लोग वहाँ पे जाके बैठ जाया करते थे और काफ़ी देर तक अपनी मरहुमा वालदा के बारे में या दीगर बातें डिस्कस किया करते थे। तो वैसे ही एक रात थी और रात के तकरीबन 2-2:15 बजे का टाइम था। हम लोग 4-5 बड़े और इसके अलावा कुछ बच्चे खाला के हमरा ड्राइंग रूम में मौजूद थे। अब ये जो ड्राइंग रूम है, यहाँ से अगर आप बाहर की तरफ देखें तो वहाँ पे एक लॉन कह सकते हैं मौजूद है। हम लोग बैठे हुए अभी बातें ही कर रहे थे कि एकदम से हम लोगों ने महसूस करना शुरू किया कि जहाँ पे हमारा लॉन मौजूद है, उस लॉन के अंदर से किसी औरत के रोने की और बाकायदा चीख के रोने की आवाज़ें आना शुरू हुई हैं। ये जो आवाज़ें थीं, ये इतनी वाज़ेह और इतनी क्लियर आवाज़ें थीं कि हम चाहने के बावजूद भी इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। लेकिन क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी मौजूद थे और फिर एक वैसे भी गम का माहौल था, तो हम लोगों ने उसके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं किया। 15-20 मिनट तक हम लोग इस बात को टालने की कोशिश करते रहे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, वो जो भी औरत थी जो लॉन के अंदर या उसके बाहर की तरफ आहो बका कर रही थी, उसकी जो रोने की आवाज़ें थी वो मुसलसल बढ़ती चली जा रही थी।
اور بالآخر صبر کر کر کے ایک وقت ایسا آیا کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ باہر نکلتے ہیں، باہر جا کے چیک کرتے ہیں کہ آخر کون عورت ہے جو صحن کے اندر یا لان میں موجود ہے اور اس قدر بری طرح سے رونا شروع ہو چکی ہے۔ اب ظاہر سی بات ایک خوف تھا، وحشت ہم پہ طاری تھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بچے بھی موجود تھے۔ خیر ہم لوگوں نے تھوڑا سا حوصلہ دکھایا اور باہر جا کے آہستہ آہستہ کر کے لان کی طرف اور آگے پیچھے دیکھنا شروع کیا۔ تقریباً باری باری کر کے پورا ایریا، پورا لان، آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا گھر چھان مارا، لیکن نہ ہی وہ عورت نظر آئی جو رو رہی تھی اور نہ ہی اس کی کوئی نشانی نظر آئی۔ کافی دیر تک جب ہمیں اس کا کوئی سراغ نہ ملا تو بالآخر ہم سارے کے سارے گھر میں آ گئے اور مختلف بہانوں سے ہم لوگوں نے سونے کی تیاری شروع کر دی۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ جو ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں ان کے ذہنوں پہ بھی کسی بھی قسم کا خوف طاری ہو۔ خیر کروٹیں بدل 1-1.5 گھنٹے کے اندر اندر جب ہم لوگوں کی آنکھ لگی تو اس کے کچھ دیر بعد مشکل سے 1 یا 1.5 گھنٹہ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 گھنٹے مزید گزرے ہوں گے کہ ایک دم سے ہم لوگوں کی ایک زوردار دھماکے سے آنکھ کھلی، اور جیسے ہی ہماری آنکھ کھلی تو ہمارے گھر میں مکمل طور پہ اندھیرا ہو چکا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے لائٹ جا چکی ہے۔ واقعی میں ایسا ہی تھا، نہ صرف ہمارے گھر کی بلکہ پورے ایریے کی نہ صرف لائٹ جا چکی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا میٹر تھا یا جو بھی ہمارے تار وغیرہ تھے ان میں بھی آگ لگی ہوئی تھی۔ اب جب ہم لوگوں نے جیسے تیسے کر کے باہر نکل کے لوگوں کو دیکھنا شروع کیا یا محلے کے جو بھی حالات تھے ان پہ نظر ڈالنا شروع کی تو حیرانی کی بات یہ تھی کہ جتنے بھی لمبے بڑے تار تھے جو کہ کے الیکٹرک کی طرف سے لگائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے بھی نیچے گرے ہوئے تھے، اور کچھ تار تو ایسے تھے وہ اس قدر دور جا کے گرے تھے جیسے کہ واقعی میں کوئی بہت بڑا سا دھماکہ ہوا ہو۔ خیر ایک عجیب صورتحال ہمارے سامنے درپیش تھی، اور اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے، یہ جو دھماکہ ہوا ہے، اس کی بالآخر کیا وجہ ہے۔ اب اپنے طور پہ ہم یہی سمجھ رہے تھے شاید کوئی الیکٹرانیکل فیلئر ہوگا، لیکن اگر کوئی فیلئر ہو بھی تو بھلا ہمارے گھر کے میٹر میں یا ہمارے گھر میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی تار باہر موجود ہیں ان سب میں ایک ساتھ سے آنکھ کیسے لگ سکتی تھی۔ اول تو ویسے ہی ہم سب پہ خوف طاری تھا، اور اس کے بعد یہ جو حال تھا یعنی جو اندھیرا ہو چکا تھا تو ہمارے ساتھ ساتھ جتنے بھی محلے والے تھے وہ سارے کے سارے ڈرے ہوئے تھے۔ اس تمام واقعے میں ایک بات تو ضرور تھی کہ ایک دم سے یعنی دھماکہ ہونے سے کچھ دیر پہلے اس عورت کی آوازیں آنا، اس کا آہ و بکا کرنا اور اس کا بہت بری طرح چیخ کے رونا، اور جب ہم اس کو تلاش کرنے گئے تو اس کا نہ ملنا، یقیناً ان تمام باتوں میں ہم سب کے لیے کوئی نہ کوئی نشانی ضرور موجود تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جو بھی عورت تھی یا خدا کی جو بھی مخلوق تھی وہ اس طرح رو کے ہمیں آگاہ کرنے چاہتی ہو یا ہمیں بتانا چاہتی ہو کہ ایک بہت بڑا سا دھماکہ ہونے والا ہے یا بہت کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ ہم اس کی آوازوں سے یا اس کے رونے سے اس قدر ڈر چکے تھے کہ ہم تمام لوگوں نے کمرے کے اندر جا کے وہاں پہ جا کے سونا بہتر سمجھا، اور اللہ نہ کرے ہم لوگ نہیں سوئے ہوتے، ہم لوگ جاگ رہے ہوتے یا ہمارے بچے صحن میں موجود ہوتے تو ہو سکتا ہے جو دھماکہ ہوا تھا، یہ جو میٹر میں یا تاروں میں آگ لگی تھی، اس کی وجہ سے ہم سب کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ کبھی کبھی کچھ واقعات آپ کی زندگی میں اس طرح کے ضرور پیش آتے ہیں جن کے بارے میں آپ کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہوتی، اور یہ جو مسٹریز ہیں وہ ہمیشہ انسالوڈ رہا کرتی ہیں۔ اچھا، آج کا یہ جو لاسٹ واقعہ ہے، یہ واقعہ ہمیں نثار صاحب نے کراچی شہر سے شیئر کیا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک چوکیدار ہیں اور شہر کے مختلف علاقوں میں، مختلف ایریاز میں
ख़ास तौर पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पे मौजूद है। तकरीबन तमाम के तमाम इंडस्ट्रियल जोन्स में न सिर्फ काम कर चुके हैं बल्कि इस दौरानिए में इनके साथ कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आए जिन वाक़यात की इनके पास कोई भी एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। जैसे कि बताते हैं कि ये अब से तकरीबन 9 साल पहले एक एरिया है साइट इंडस्ट्रियल एरिया, उस एरिया में एक फैक्ट्री के अंदर चौकीदार की नौकरी किया करते थे। तो अक्सर जब इनके ड्यूटी आवर्स ख़त्म होते रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो रहा होता था। अब क्योंकि ये खुद नाज़माबाद में रहा करते थे तो नाज़माबाद से जो साइट एरिया का डिस्टेंस है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 4 या 5 किलोमीटर के दरमियान है। ये बताते हैं कि वैसे ही एक रात थी और रात के 12 साढ़े 12 बजे जब मैं अपनी साइकिल पे अपने घर के लिए रवाना हुआ तो हल्की हल्की सी फुहार पड़ रही थी और आप कह सकते हैं कि हल्की हल्की सी ठंड हो रही थी। जैसे ही मैं फैक्ट्री से बाहर निकला तो करीब जवार में या आप कह सकते हैं कि अतराफ में न बंदे मौजूद थे न ही बंदों का नामो निशान मौजूद था। मुकम्मल तौर पे पिन ड्रॉप साइलेंस थी, दूर दूर तक सन्नाटा था और इत्तफाक से लाइट भी गई हुई थी। खैर जैसे ही मैं नाज़माबाद की तरफ मुड़ने के लिए मैंने वो जो यू टर्न था वहाँ से अपनी साइकिल को घुमाया तो मैंने देखा कि सामने की तरफ यानी उल्टे हाथ पे ब्रिज के साथ जो रोड मौजूद है वहाँ पे एक हसीन और जमील सी लड़की न सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे उसने दुल्हन का लिबास पहन रखा है। अब ये जो एरिया है बेसिकली ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे आमतौर पे लोग नहीं रहा करते। जो लोग रहा भी करते हैं उनके यहाँ पर्दे का या तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। रात के इस पहर में, इस सन्नाटे में, इतनी रात में, इस सर्दी में इस खूबसूरत लड़की का या दुल्हन का वहाँ पे खड़ा होना ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। खैर जैसे ही मैं उस औरत के या उस लड़की के सामने पहुँचा तो एकदम से उसने मुझे हाथ के इशारे से रुकने का कहा। अब जैसे ही मैंने साइकिल उसके बिल्कुल सामने जाके रोकी तो मेरा ख्याल था कि हो सकता है ये रास्ते का पूछे, किसी रक्शे का पूछे या मुझसे पूछे कि यहाँ से ये रोड कहाँ जाता है। लेकिन बजाय इसके कि वो मुझसे सवालात करती उसने हाथ के इशारे से मुझे कहा कि जैसे मुझे आगे जाना है। अब मैं वैसे ही साइकिल पे मौजूद था और साइकिल पे आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई आपसे लिफ्ट मांगेगा। खैर उसने जब मुझे कहा तो मैंने कहा कि आप बैठना चाहती हैं तो पीछे बैठ जाएं। जैसे ही मैंने इशारा किया तो ऐसा लगा जैसे वो मुंतज़िर थी कि मैं इशारा करूं और वो साइकिल पे पीछे जाके बैठ जाए। बहरहाल वो साइकिल पे जाके बैठी और मैंने साइकिल को चलाना शुरू किया। लेकिन इत्तफाक की बात ये थी कि जब वो साइकिल पे बैठी और मैंने साइकिल को चलाना शुरू किया तो मुझे ज़रा बराबर भी साइकिल के ऊपर वज़न महसूस नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहले साइकिल चला रहा था वैसे ही अब भी चला रहा हूँ। शायद साइकिल पे कोई वज़न मौजूद नहीं है। अब मुझे बड़ी हैरानी थी, हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है मैंने इस लड़की को न सिर्फ पीछे बिठाया था बल्कि इत्मीनान से साइकिल रोके रखी थी और जब वो मुकम्मल तौर पे बैठ चुकी थी तो उसके बाद मैंने साइकिल को चलाना शुरू किया था। खैर ये बहुत सारे सवालात थे जो ना सिर्फ मेरे जहन में मौजूद थे बल्कि कुछ अजीब कन्फ्यूजन थी जो मेरे अंदर क्रिएट हो रही थी। इसी दौरानिए में चलते चलते जब मैंने तिरछी निगाहों से पीछे की तरफ नज़र डाली तो आप यकीन करें कि पीछे जहाँ पे कैरियर मौजूद था उस कैरियर के ऊपर ना ही कोई लड़की बैठी हुई थी और ना ही मुझे उसका वज़न महसूस हो रहा था। कुछ देर तक तो मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पे माऊफ रहा और मेरी समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है। खैर उसके बाद से मैंने कोशिश शुरू कर दी थी कि जब भी उस रास्ते से, ख़ास तौर पे उस मोड़ से जब अपनी गाड़ी को मोड़ूंगा तो कोशिश करूंगा कि आयतल कुर्सी पढ़ते हुए वहाँ से गुजरूं।